हेलो बच्चों। तो आज हम प्रकाश के किरण प्रकाशिकी चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। कक्षा 12 का ये चैप्टर है, तो 12th के बच्चों के लिए है। और इसमें जो टॉपिक आने वाला है वो गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश का परावर्तन, ये हम देखने वाले हैं। और इसमें ये भी आएगा और बेसिक चीज़ें, जो परावर्तन क्या होता है पहले हम ये भी देखेंगे। तो जो प्रकाश है हम उसको क्या मानते हैं? द रे मॉडल ऑफ लाइट, यानी प्रकाश को हम किरण की तरह भी मानते हैं। ठीक है, कि प्रकाश किरण की तरह चलता है। ठीक है, किरण के रूप में चलता है। यानी किरण क्या है? एक सीधी रेखा है जो केवल एक ही दिशा में आगे बढ़ती है। यानी प्रकाश सीधी रेखा में चलेगा और केवल उसकी एक दिशा होगी। तो हम उसको, जब भी हम प्रकाश की किरण को दिखाएंगे तो हम कुछ इस तरीके से दिखाते हैं कि ये किस डायरेक्शन में जा रहा है। और जब भी प्रकाश किसी ऑब्जेक्ट से टकराता है तो उसके साथ तीन घटनाएं होने की संभावना रहती है। या तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यानी उसका परावर्तन हो जाएगा, या फिर वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, उस पदार्थ के अंदर चला जाएगा, या फिर वो ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम रिफ्रैक्शन भी बोलते हैं या अपवर्तन भी बोलते हैं। तो या तो रिफ्लेक्शन हो सकता है या एब्जॉर्प्शन हो सकता है, ट्रांसमिशन। रिफ्लेक्शन में क्या होता है? प्रकाश उस ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस लौट गया उसी माध्यम में। एब्जॉर्प्शन में ये हो रहा है कि प्रकाश उस मटेरियल या जो ऑब्जेक्ट है उसके एटम्स द्वारा अवशोषित कर लिया जा रहा है। ठीक है, इसका अवशोषण हो गया और वो उस पदार्थ की ऊर्जा या हीट को बढ़ाएगा। ठीक है, हीट मतलब ऊष्मा को बढ़ाएगा, तो टेम्परेचर बढ़ेगा इस पदार्थ का। और या फिर वो उस पदार्थ से सीधा सीधा होते हुए चला जाएगा, जिसे हम ट्रांसमिशन, या फिर इस घटना के अंदर हम अपवर्तन को पढ़ेंगे। तो प्रकाश का किरण मॉडल क्या है? प्रकाश का किरण मॉडल है कि प्रकाश सीधी रेखाओं में चलता है, जिन्हें किरणें कहते हैं। किरणों में प्रकाश की यात्रा की दिशा बताने के लिए तीर भी होते हैं। और किरण का एक उदाहरण लेज़र से निकलने वाला प्रकाश है। मतलब हम किरण को अगर विजुअलाइज करना चाहें, देखना समझ चाहें कि किस तरीके से प्रकाश चल सकता है, तो वो हम लेज़र से समझ सकते हैं। ठीक है, जो प्रकाश की किरण होती है वो हमेशा सीधी रेखा में चलती है, जब तक वह किसी वस्तु से, जैसे दर्पण या अन्य वस्तु से नहीं टकराती। इसके बाद हम देखते हैं मिरर, यानी दर्पण, और उससे होने वाले रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन क्या घटना है? रिफ्लेक्शन का मतलब है कि अगर परिभाषा की बात करें, ठीक है, हम कि परिभाषा क्या होती है रिफ्लेक्शन की, तो ये है परावर्तन। ठीक है, रिफ्लेक्शन को हम परावर्तन बोलते हैं। तो रिफ्लेक्शन का मतलब है कि प्रकाश जिस माध्यम से आ रहा है, मान लो माध्यम 1 से ये प्रकाश आ रहा है, तो वस्तु से टकरा के ये अपने ही माध्यम में लौट गया है। ठीक है, तो इस घटना को हम परावर्तन कहते हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं? इसमें सबसे पहले आता है परावर्तन कोण। ठीक है, आपतन कोण और अभिलंब, ये सब चीज़ें आती हैं। तो देखो, जो ये प्लेन मिरर है, ठीक है, उसका प्लेन, और उससे अगर हमने 90 डिग्री पर कोई रेखा खींच दी तो ये बन जाता है नॉर्मल, जिसको हम अभिलंब भी कहते हैं, अभिलंब। ठीक है, तो जो आपतित किरण है वो इस अभिलंब के साथ में जो कोण बनाता है उसको हम आपतन कोण कहते हैं। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। और जब ये टकरा के
ये किरण टकरा के वापस लौट जाती है और ये किरण जो परावर्तित किरण है, ये जो परावर्तित किरण है अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी उसको हम परावर्तन कोण कहेंगे। ठीक है, तो आपतन कोण क्या था? आपतित किरण और दर्पण के आपतन बिंदु पर जो अभिलंब है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण है उसको हम आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण है उसको हम परावर्तन कोण कहते हैं। फिर आता है परावर्तन के नियम। दो नियम है हमारे पास, चित्र यही रहेगा। ठीक है, इसी के आधार पर आप इसको समझ सकते हैं। परावर्तन के नियम क्या है? इसको हम कोणों की समानता का नियम भी कहते हैं। ये ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है याद रखने की, पर हमको ध्यान रखना है कि पहला नियम है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, I=R। अर्थात आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण बराबर होता है, कोण I बराबर कोण R। और दूसरा क्या है? एक ही तल पे स्थित होने का नियम, यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही समतल पर स्थित है। यानी ये जो कोण बनेंगे, ठीक, और इनको कोण बनेगा किससे? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, ये तीनों की तीनों एक ही समतल पे होंगे। ठीक है, समतल का मतलब है एक ही प्लेन पे होंगे। तो ये दो चीज़ें हैं। इसके बाद आती है नियमों की वैधता की, मतलब ये कहाँ कहाँ पे लागू होते हैं। तो ये नियम किसी भी परावर्तक पृष्ठ पर लागू होते हैं, चाहे वो समतल हो चाहे वो वक्रित हो, तो सबके लिए सेम है। चाहे हमने कोई गोलीय चीज़ ले ली जो कि एक दर्पण की तरह है, तो उस पर भी सब पे लागू होगा, मतलब कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं। परावर्तन का सिद्धांत प्रत्येक बिंदु के लिए समान रूप से लागू होगा, चाहे किसी भी बिंदु पे ले लें हम। फिर जो अभिलंब वक्रता त्रिज्या की दिशा में होता है, यानी अभिलंब जो है वो वक्रता त्रिज्या की दिशा में है, अर्थात आपतन बिंदु को दर्पण के वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा ही अभिलंब होती है। ठीक है, चलो पहले अभी हम आगे की चीज़ें देखते हैं, फिर हम इस पर अभी डिस्कस करेंगे। फिर आता है गोलीय दर्पण के प्रमुख बिंदु। अब हम गोलीय दर्पण के बारे में देख रहे हैं। सबसे पहले तो गोलीय दर्पण होता क्या है? गोलीय दर्पण को हम इस तरीके से इमेजिन कर सकते हैं कि सपोज एक गोला है। ठीक है, गोला का मतलब समझ लो ना, गोला और सर्कल में अंतर होता है, वृत्त में अंतर होता है। ये 3D आकृति है गोला, और इसको हमने क्या कर दिया, एक पॉइंट पे कट कर दिया। ठीक है, कुछ इस तरीके से मान लो हमने इसको यहाँ से कट कर दिया। कट करने के बाद ये बड़ा वाला हिस्सा हमने हटा दिया, मान लो केवल ये वाला हिस्सा ले लिया। ठीक है, केवल ये ले लिया हमने हिस्सा। अब इसमें अगर हम किसी भी साइड पॉलिश कर दें, मान लो हमने इस साइड पॉलिश कर दी, तो इस साइड दर्पण बन जाएगा, ये गोलीय दर्पण हो गया। और अगर मान लो हमने इस साइड पॉलिश कर दी, तो इधर की तरफ दर्पण बन जाएगा, ये भी गोलीय दर्पण हो जाएगा। ठीक है, तो दो प्रकार के दर्पण हमको मिल सकते हैं, ये अवतल दर्पण है और ये उत्तल दर्पण बन जाएगा। इसके बारे में भी हम देखते हैं। अब गोलीय दर्पण के प्रमुख बिंदु क्या होते हैं, तो हम इसको पहले एक बार ये देख लेते हैं कि हम जो भी गोलीय दर्पण मानेंगे, तब हम इमेजिनेशन तो यही कर रहे हैं कि जिस कांच के टुकड़े से बना है वो एक्चुअली में एक गोले का भाग था। ठीक है, इस तरीके से गोले का भाग था और हमने केवल थोड़ा सा हिस्सा लेके उसको पॉलिश किया है। अब क्या है ध्रुव? ध्रुव क्या होता है? पोल। तो गोलीय दर्पण का ज्यामितीय केंद्र ध्रुव कहलाता है। जैसे ये गोलीय दर्पण है यहाँ पे, ये तो इसका ये जो ठीक बीच का पॉइंट है इसको हम ध्रुव कहेंगे। प्रकाशिक केंद्र ऑप्टिकल सेंटर, गोलीय लेंस के ज्यामितीय केंद्र को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ठीक है,
तो अब यहाँ पे ये लेंस वाली बात आ गई कि ये अगर हमने गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र की बात की तो हम उसको ध्रुव कहेंगे, और गोलीय लेंस की बात करेंगे तो हम उसको प्रकाशिक केंद्र कहेंगे। फिर मुख्य अक्ष, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा, यानी गोलीय दर्पण और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा, ठीक है, उसको मुख्य अक्ष कहते हैं। तो सब पहले देखते हैं कि वक्रता केंद्र क्या होता है। जिस गोले को काट कर हमने दर्पण बनाया है, मान लो ये दर्पण था, तो जिस गोले को काट के दर्पण बनाया था उसका केंद्र जो होता है वही वक्रता केंद्र होता है। मान लो कि इस गोले को काट के हमने ये बनाया था, ठीक है, तो इस गोले का केंद्र जो है वो क्या कहलाएगा, वो ही वक्रता केंद्र कहलाएगा, ठीक है। सी से दिखाते हैं हम इसको। और मान लो कि ये पी है, यानी पोल जो भी हमने दर्पण बनाया उसका सेंटर पॉइंट। तो सी और पी को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो क्या होगी, वही मुख्य अक्ष होगी, ठीक है। तो ये मुख्य अक्ष मैंने यहाँ दिखा रखा है। इसके बाद आता है फोकस, ठीक है। तो फोकस क्या है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पे। फोकस क्या होता है कि अगर जो रेखा मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, जैसे जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, वो परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर जाएगी, जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष को काटेगी, उसी को हम फोकस कहेंगे, ठीक है। यानी मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली रेखा परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगी वो फोकस है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलेंगी उसको हम फोकस कहेंगे, ठीक है। और फोकस दूरी क्या है, फोकस दूरी की अगर हम बात करें तो फोकस दूरी, तो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में भी देखते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि चिन्ह परिपाटी या चिन्ह हम कैसे लेते हैं, ठीक है। हमें कई चीज़ें नापनी पड़ती है जब भी हम कोई चित्र बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं किसी का, ये रे डायग्राम किरण प्रकाशिकी में। तो हमारे पास एक तो मुख्य अक्ष होगा, ठीक है, इसको हम एक्स अक्ष लिख लेते हैं। और यहाँ पर हमने क्या रखा होगा, यहाँ पे हमने दर्पण को रखा होगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट ये हो गया P, और अब मैं इसको यहाँ पे दिखाता हूँ। एक पॉइंट हमारे पास है P, ठीक है, और ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर आप कहीं पे भी ले लो, दूरी अगर हम नापेंगे तो वो पॉजिटिव आएगी, ठीक है। दूरी हमेशा हम क्या नापेंगे, मुख्य अक्ष से ही दूर नापेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि बीच में यहाँ पे कहीं पे इतनी दूरी नाप ली यहाँ से यहाँ तक, दूरी की स्टार्टिंग हम मुख्य अक्ष से ही करेंगे। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, जो डाउनवर्ड होगा, ठीक है, वो नेगेटिव लेंगे, समझ गए। जो डाउनवर्ड हम लेंगे वो नेगेटिव लेंगे। तो क्या चीज़ डाउनवर्ड लेंगे, हम वस्तु की ऊंचाई लेंगे, है ना। जो वस्तु की ऊंचाई है उसको ही हम इस तरीके से नापेंगे कि वो मुख्य अक्ष से नापा जाएगा। तो वस्तु की ऊंचाई ही केवल जो है मुख्य अक्ष से नापी जाएगी। अब बात आती है वस्तु की स्थिति। मान लो वस्तु यहाँ पे रखी हुई है, इस तीर पे मैंने बोल दिया कि यहाँ वस्तु रखी गई है, तो इसको हमको नापना पड़ेगा कहाँ से, पी से नापेंगे, ठीक है। तो वस्तु हो गई और प्रतिबिंब हो गया, उसको हम पी से नापेंगे। तो अगर मैं इस तरीके से नाप रहा हूँ तो
ये नेगेटिव दूरी नापी जाएगी, मानी जाएगी। और अगर मैं P से राइट हैंड साइड की तरफ नाप रहा हूँ तो ये पॉजिटिव दूरी मानी जाएगी। ठीक है, तो आपतित किरण से अपोजिट डायरेक्शन में मैं नाप रहा हूँ P से, तो वो नेगेटिव है। और आपतित प्रकाश की दिशा में अगर मैं ले रहा हूँ P से तो वो धनात्मक है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम दूरियां लेंगे। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है। दो ही तरीके से है। ऊपर वाली जो है वो पॉजिटिव है, नीचे की तरफ नेगेटिव है। P से लेफ़्ट साइड में नेगेटिव और P से राइट साइड में पॉजिटिव। अब आती है गोलीय दर्पणों की फोकस और फोकस दूरी। तो अभी मैंने समझाया कि गोलीय दर्पण में जब कोई समांतर प्रकाश पुंज यानी पैरेलल बीम ऑफ लाइट आपतित होता है तो परावर्तन के बाद किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। उस बिंदु ऐसा प्रतीत होता है कि वो उस बिंदु से आ रही हैं। ठीक है, तो यह बिंदु मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस कहलाता है। अब ऐसा क्यों बोला कि यहाँ पे प्रतीत हो रही है? इसका मीनिंग ये है कि सपोज़ तुम्हारे पास एक अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में तो यहाँ पे मिल जाएंगी कहीं पे सब जाके। ठीक है, पर अगर उत्तल दर्पण होगा तो ये मिलेंगी नहीं टकरा के, तो हमको इसको पीछे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए बोल रखा है कि हमने ये मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, और इसको हम फोकस कहते हैं जहाँ पे ये मिलती हैं। P और फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, तो फोकस और फोकस दूरी हो गया। अब आता है उपाश्रयी किरणें या पैराक्सियल रेज। तो इसमें क्या है कि हम ये मानते हैं कि किरणें पैराक्सियल हैं। ठीक है, अर्थात वे दर्पण के ध्रुव के निकट के बिंदुओं पर आपतित होती हैं तथा मुख्य अक्ष से छोटे कोण बनाती है। ठीक है, तो जो भी कोण बनेंगे डायग्राम में वो बहुत छोटे होंगे। अब हम दिखाएंगे तो ऐसे कि कहाँ बनाए, जैसे मान लो कि यहाँ पे है। अब हम दिखा तो ऐसे रहे हैं कि ये किरणें इससे काफ़ी दूर है। ठीक है, पर ये इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो हमने फिगर बनाया है काफ़ी जूम किया हुआ है। ठीक है, असली में ये किरणें इस मुख्य अक्ष के बिल्कुल समीप में है। ठीक है, तो ये जो कोण बनेंगे यहाँ पे बहुत छोटे छोटे बनेंगे, बस क्योंकि फिगर बनाना है, डायग्राम बनाना है हमको, तो इसको हम थोड़ा दूरी पे दिखाते हैं। बाकी हम किरणों को कैसे मानते हैं, उपाश्रयी या फिर पैराक्सियल मानते हैं, और जिसका मतलब होता है कि किरणें ध्रुव के अत्यधिक निकट है और जो कोण बनेंगे वो बहुत छोटे छोटे बनेंगे। अब आता है अवतल दर्पण। दो प्रकार के दर्पण हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। ये दो प्रकार के होते हैं। और पहला है हमारे पास अवतल दर्पण। जब समांतर किरणें अवतल दर्पण पर पड़ती हैं, अच्छा, तो ये फिर अवतल दर्पण के लिए ये इसका गुण बता दिया। तो अवतल दर्पण क्या होता है, जिसमें ये जो परावर्तक तल होता है बीच में धंसा हुआ है। ठीक है, अवतल, इसका नाम ही अवतल है, अवतल, जिसका तल क्या है, धंसा हुआ है। और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर ऐसा होता है जिसका बीच वाला तल जो सेंटर है वो ज़्यादा ऊपर की तरफ है, उठा हुआ है। तो कॉन्वेक्स मिरर इस तरीके से बन जाता है। ठीक है, इधर की तरफ से किरणें आएंगी प्रकाश की। तो ये जो कॉन्वेक्स मिरर है उसको हम उत्तल दर्पण कहते हैं।
अच्छा, तो कॉनकेव मिरर में क्या है, जब समांतर किरणें अवतल दर्पण पर पड़ती है तो परावर्तन के बाद वे मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु F पर अभिसारित हो जाती है। ठीक है, तो अवतल दर्पण का काम होता है कि किरणों को एक बिंदु की ओर भेजना, और इसी के इस गुण को हम अभिसरण या फिर अभिसारित करना बोलते हैं। और यह बिंदु जिस बिंदु पर ये मिल रही है इसको हम फोकस कहते हैं। फिर कॉन्वेक्स मिरर आया। कॉन्वेक्स मिरर में बीच का भाग उभरा हुआ है और साइड वाले दबे हुए हैं। जब समांतर किरणें उत्तल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद वे मुख्य अक्ष पर स्थित किसी बिंदु F पर अपसारित होती प्रतीत होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से चलेगा कि मान लो एक किरण थी, वो आई, टकराई और इससे बिंदु से वापस लौट गई। इसी तरीके से दूसरी किरण भी लौट गई। तो ये अगर कोई इंसान यहाँ से देख रहा है, ठीक है, अगर इंसान यहाँ से देख रहा है, ठीक, यहाँ से देख रहा है, तो फिर उसको ऐसा लगेगा कि ये इधर से आ रही है। ठीक है, इस बिंदु से आ रही है। और कोई इधर देख रहा है तो उसको लगेगा कि इस बिंदु से आ रही है। तो इसलिए लिखा गया है कि परावर्तन के पश्चात ये जो किरणें हैं वो जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं वो मुख्य फोकस होता है। फिर आता है फोकस समतल। तो फोकस समतल क्या होता है, जिस बिंदु पर फोकस है उस वाले तल को हम लेते हैं फोकस तल। और ये कौन सा वाला तल होता है, यदि समांतर उपापश्रीय प्रकाश पुंज मुख्य अक्ष से कुछ कोण बनाते हुए दर्पण पर आपतित हो तो परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष के किसी बिंदु F से गुजरने वाले अभिलंबवत तल के किसी बिंदु पर अभिसारित या अपसारित होंगी। तो ये जो फोकस तल होता है ये मतलब ऐसा है कि इस जो फोकस है, मुख्य फोकस, उस बिंदु से होने वाला जाने वाला तल है जो कि 90 डिग्री पर है मुख्य अक्ष के। अब अगर मान लो हमने क्या किया, जो मुख्य अक्ष के समांतर रेखाएं देखी तो वो तो सीधा फोकस से होके गुजरेंगी, पर अगर हमने समांतर, आपस में तो समांतर हैं ये किरणें, पर मुख्य अक्ष के ये समांतर नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं मिलेंगी, तो ये इस तल पे ही मिलेंगी, फोकस तल के किसी बिंदु पर ही मिलेंगी। फोकस समतल कहते हैं। अब आता है हमारे पास फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, जो वक्रता त्रिज्या होती है उसको हम कैपिटल R से दर्शाते हैं और जो फोकस होता है हम उसे स्मॉल f से दर्शाते हैं। तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के मध्य संबंध होता है F बराबर R/2, यानी फोकस वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। ठीक है, फोकस वक्रता त्रिज्या का आधा है। अभी हमारे पास चित्र है, यहाँ पे इसको देख सकते हैं हम। जो इस चित्र में है, एक किरण यहाँ से आ रही है, ये आई, टकराई और फोकस से चली गई, क्योंकि ये क्या थी, मुख्य अक्ष के समांतर थी। और जिस बिंदु से ये गई है टकरा के, जिस बिंदु से टकरा के गई है उस बिंदु, वो है M बिंदु। और इस बिंदु पर अगर हम अभिलंब खींचेंगे तो यहाँ से सीधा कहाँ अभिलंब कैसे खींचना है, सीधा C की ओर ले जाना है। ठीक है, वक्रता केंद्र की ओर, और ये बन गया। तो वक्रता केंद्र की ओर ले गए तो ये तुम्हारा अभिलंब बन गया। ठीक है, CM तुम्हारा अभिलंब है। फिर MD रेखा M से मुख्य अक्ष पर खींचा गया लंब है, यानी परपेंडिकुलर है। ये मुख्य अक्ष पर M से हमने जो परपेंडिकुलर खींचा वो है। तो ये हो गई चीज़ें। अब देखो इसमें कोण कैसे बन रहा है, मान लो ये थीटा है। ठीक है, अब ये थीटा होगा तो और कौन सा थीटा होगा, ये वाला भी थीटा होगा, ये थीटा होगा। कैसे होगा थीटा, क्योंकि ये समांतर किरणें हैं, ये भी समांतर है और ये
जो बीच वाली रेखा है वो समांतर है इसके, और ये वाला कोण है एकांतर कोण, अल्टरनेटिव एंगल, और अल्टरनेटिव एंगल समांतर रेखाओं या समांतर किरणों में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। फिर ये वाला थीटा है तो ये भी थीटा है, क्योंकि ये आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण है, दोनों बराबर होते हैं। उसके बाद अब हम इसको भी कैसे देख सकते हैं कि ये वाला 2 थीटा होगा। कैसे होगा, क्योंकि ये भी एक एकांतर कोण बन रहा है, तो इस वाले एकांतर कोण में पूरे दोनों थीटा आ रहे हैं, और इसमें इधर की तरफ से ये वाला एकांतर कोण है, तो टोटल एकांतर कोण कितना बन गया, 2 थीटा के बराबर बन गया। और एक क्या होती है, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम होती है एक ट्रायंगल की। तो अगर मैं CMF ट्रायंगल को ले लूँ तो इसमें ये वाला जो कोण है, इस कोणों का योग इसके और इसके योग के बराबर होती है। अगर तो हमको ये नहीं पता होता तो ये हो जाता x बराबर थीटा प्लस थीटा यानी 2 थीटा। तो इस तरीके से होगा। अब इस फिगर को देखते हुए हमको क्या करना है, डेरिवेशन देखना है। तो एंगल MCP बराबर है थीटा, ठीक है, MCP बराबर है थीटा ये वाला, और MFP बराबर है 2 थीटा। MFP बराबर क्या है, 2 थीटा। ये दोनों कोण हो गए। तो हम एक तरफ से tan थीटा निकाल लेते हैं ये, और दूसरी तरफ से tan 2 थीटा। tan थीटा निकालेंगे CMP पे, ठीक है। D और P को हमने बहुत पास पास माना हुआ है। क्यों माना हुआ है, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे कोण हैं, तो D और P को एक ही बिंदु माना गया है। तो अब हम देखते हैं CMP जो ट्राइंगल है उसमें बनता है tan थीटा बराबर MD अपॉन CD, लंब बटा आधार, ठीक है। तो MD अपॉन CD। फिर tan 2 थीटा होता है MD अपॉन FD। इस वाले में 2 थीटा वाले में देखेंगे तो MD अपॉन FD ये बन गया। अब देखो, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, बहुत छोटे कोण हैं, तो हम इसमें लिख सकते हैं कि tan थीटा बराबर थीटा और tan 2 थीटा बराबर 2 थीटा। तो जब भी छोटे कोण होते हैं तो हम सबको सीधा सीधा मान लेते हैं, मतलब हम साइन थीटा को थीटा मान लेते हैं और कॉस थीटा को थीटा मान लेते हैं और tan थीटा को थीटा मान लेते हैं। यानी साइन हटा के सीधा डायरेक्ट चला सकते हैं, इसी तरीके से सब में। तो यहाँ पे tan थीटा को थीटा मान लेंगे क्योंकि कोण बहुत छोटे छोटे हैं, और tan 2 थीटा 2 थीटा बन जाएगा। तो क्या बन गया हमारे पास, अगर मैं इसको कहीं अलग से करके देखूँ तो ये हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू, कहाँ लिखे, थीटा इक्वल्स टू MD अपॉन CD ये बन गया, और tan 2 थीटा बराबर MD अपॉन FD, ठीक है। अब क्या है, ये tan नहीं, थीटा के 2 थीटा केवल। तो थीटा अगर मैं इस थीटा का मान यहाँ पे रख दूँ तो ये बन जाएगा MD अपॉन FD बराबर 2 इंटू MD इंटू CD। उसके बाद MD से MD कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा, इसको उल्टा दोनों तरफ से कर देते हैं तो ये आ जाएगा FD बराबर CD अपॉन 2, ठीक है। तो CD का मान कितना है, ये CD जो है CD यही R है, यही R है, और FD जो है यही F है। दोनों का मान रखते हैं तो आ जाता है F बराबर R अपॉन 2। इसके बाद हमारे पास है प्रतिबिंब। देखो, जब भी किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद किसी अन्य बिंदु पर मिलती है तो वह दूसरा बिंदु पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहलाता है, ठीक है। मान लो 2 रेखाएं आई, ठीक है, और फिर मान लो ये यहाँ पे मिल गई और ये मान लो मुख्य अक्ष था, तो ये जहाँ से चली थी, है ना, उसका प्रतिबिंब यहाँ इस बिंदु पर बनाएंगी, यहाँ पे प्रतिबिंब बन गया, ठीक है। इसी तरीके से सपोज़ कि एक ही बिंदु से कोई रेखाएं चली हैं, मान लो कि इस तरीके से चली गई,
ये सी है मान लो, तो सी से आने वाली रेखा सी पे ही वापस चली जाती है, ठीक है। और ये एफ हो गया। तो ये वाला पॉइंट जो था, ये वाला यहाँ पे मान लो किसी का हेड था, सर था, तो अब वो जो हेड बनेगा वो यहाँ पे बनेगा जहाँ पे ये रेखाएं मिली, क्योंकि ये दोनों एक ही बिंदु से चली थी, जहाँ मिलेंगी वहाँ पे ये प्रतिबिंब बनाएंगी। तो अब दो प्रकार के प्रतिबिंब होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। जब किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर अभिसारित होती हैं या मिलती हैं तो हम उसको वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यह प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। जबकि जब किरणें वास्तव में नहीं मिलती लेकिन पीछे की ओर बढ़ाने पर ऐसा प्रतीत होता है कि वो किसी बिंदु से अपसारित हो रही है, तो यह प्रतिबिंब जो होता है आभासी प्रतिबिंब कहलाता है और इसको पर्दे में प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे हमारे पास क्या है, उत्तल दर्पण है। अब इससे मान लो कोई रेखा गई इधर दूर चली गई, ये गई इधर दूर चली गई, तो अभी कभी नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो इसको मिलाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दूसरे बिंदु तक ले पीछे बढ़ाना पड़ेगा, और जहाँ तक ये बढ़ेगा वहाँ उस वाले पॉइंट को हम इसका बोलेंगे कि वहाँ प्रतिबिंब बन रहा था और उसको आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। इसको पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो अभी के लिए इतना ही, कल हम दर्पण समीकरण देखेंगे।